बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को जनाब इस नए सेशन में वेलकम करता हूँ। और माशाल्लाह सीए का जो सफ़र आपने शुरू किया था डरते डरते कि सब लोग आपको मना कर रहे थे और कि यार सीए ना करें और बड़ा फंस जाएंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक लेवल कंप्लीट करके आज दूसरे लेवल की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, कैफ़ की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। कैफ़ में पहुँचते ही चंद बुनियादी छोटी छोटी चीज़ों की चेंज की ज़रूरत पेश आती है। पीआरसी एक हंसते खेलते होने वाला काम था जो आप माशाल्लाह अबूर करके आ गए। ये अलग बात है कि बहुत सारे बच्चे खुदा ना खास्ता अगर वहाँ भी सही तरीके से ना पढ़ें, वहाँ भी सही अप्रोच इख्तियार ना करें, तो कैफ में पीआरसी लेवल पर भी खुदा ना खास्ता बच्चे बार बार फेल होते हुए नज़र आते हैं। हत्ता कि जो अटेम्प्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। ऐसे केसेस हर महीने कोई ना कोई 2 3 4 मेरे तक पहुंचते हैं कि सर इसका कुछ करवा दें, इसका कुछ हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर लाइन एंड लेंथ के साथ पढ़ा जाए तो आपने देखा आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो बैठे हुए हैं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में पीआरसी क्वालिफाई कर लिया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप में से कम 90% बच्चे इस क्लास में भी ऐसे होंगे जो इस अटेम्प्ट में पहली अटेम्प्ट में कैफ 4 भी क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो असल में ना कोई कोर्स मुश्किल होता है ना कोई आसान होता है, बस सिर्फ अपने आप को एक समझाने की ज़रूरत होती है, लाइन एंड लेंथ को मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। और यकीनन सीए के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से थोड़े से आशना ज़रूर हैं। मसलन आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आप में से बहुत सारे बच्चों को लाहौर से बाहर से आना होगा, रमज़ानुल मुबारक है, सुबह के 7 बजे हुए हैं, लेकिन आप सब माशाल्लाह यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे आने से पहले क्लास में आप सब लोग बैठे हुए हैं। ये सीए ही की क्लासेस का खासा है। तो ये क्रेडिट जाहिर है आप लोगों की कमिटमेंट को जाता है, आप लोगों के उसको जाता है कि ठीक है आप लोग कमिटेड होके चलेंगे तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। हाँ, अब हम ज़रा निकल आए हैं एमसीक्यूज़ बेस एग्ज़ाम से निकल आए हैं। अब हमारा प्रॉपर एग्ज़ाम होगा, हमारे पास लिख कर हमें क्वेश्चन आएंगे, लिखने होंगे, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई। एमसीक्यूज़ में आपको राइटिंग स्किल इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं थी, राइटिंग स्पीड इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं थी। अब जाहिर है आपको ये सारे काम, आप पहले एफएससी करके आए हुए हैं, इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं कि अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो हमें लिखने की भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से 19-20 फ़र्क के साथ हैं। मसलन एफएससी वगैरह के एग्ज़ाम के अंदर अब आपको एक्स्ट्रा शीट्स अलाउड नहीं होती, ऐसे ही है ना, जो आपको एक शीट दी गई है उसी के अंदर आपने मैनेज करना है अपना पूरा पेपर, आपको वहाँ एक्स्ट्रा शीट अलाउड नहीं होती है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यानी वहाँ जो मैट्रिक में एफएससी में जो अच्छे ज़रा मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, यकीनन आप सब भी उसी में शामिल होंगे, वो पहले से ये भी प्लान करते हैं कि मेरे पास टोटल शीट्स कितनी अवेलेबल है, मैंने कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, ये सवाल इस पेज नंबर पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ आपको इस तरह की किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड शीट्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का कोई इशू इन्वॉल्व नहीं है। तो चलते हैं जनाब बिजनेस लॉ। अब ज़िंदगी का एक ये नया एक्सपीरियंस होने लगा है कि आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने वाले बच्चे थे, बेंजीन रिंग पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है ना। अब एकदम से सीए का ये खासा है, ये हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, आपको लॉ भी पढ़ाते हैं, आपको I2B के स्टाइल के पेपर भी पढ़ाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं। एक डाइवर्सिफाइड किस्म का नॉलेज जो है वो इंसान को दिया जा रहा होता है इस कोर्स के अंदर। उनमें से एक एरिया लॉज का जो एरिया है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जिसमें बिजनेस लॉ आ जाता है, टैक्सेशन के लॉज आ जाते हैं, कंपनी के लॉज आ जाते हैं, यानी जो लीगल साइड है उनके सब्जेक्ट्स को आमतौर पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ। बिजनेस लॉ में हमने क्या पढ़ना है, ओवरऑल हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें नज़र आएगा कि हमारी किताब के अंदर देर आर 18 चैप्टर्स। अगर हम ICAP की किताब को बुनियाद बनाएं तो 18 चैप्टर्स हमें नज़र आएंगे, जिसमें 4-5 बातें हमें पढ़ाई जा रही हैं। नंबर 1, बिजनेस लॉ में जो पहली बात हमें पढ़ाई जा रही होती है दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम।
कि लीगल सिस्टम क्या, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में लॉ का निज़ाम क्या है, कानून बनता कैसे है। आपको पता है, जो अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकली, अब बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, हमें पता है कि कानून कैसे बनता है। कोई बिल पेश होता है, वो नेशनल असेंबली से पास होता है, फिर वो सेनेट में चला जाता है, फिर वहाँ से पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट ने उसको साइन करने होते हैं। इस तरह एक प्रोसीजर चल रहा होता है, ठीक है ना। इस तरह की कुछ बातें जो हैं ये इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। सेकेंड एरिया दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, लॉज का ना एक ट्रेडिशन है कि जब कोई कानून बनाया जाता है ना, सबसे पहली बात है उस कानून का कोई नाम रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे इंसान पैदा होता है ना, तो उसका कोई एक नाम रखा जाता है, फिर उसकी कोई एक डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है ना। इसी तरह जब कोई कानून बनता है तो उसका एक नाम रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर ये ट्रेडिशन है जिस साल वो बना हो उस साल को उसके नाम के साथ ही अटैच कर दिया जाता है। जैसे हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब है ये लॉ 1872 में बना था। हम बड़ा एक पुराना लॉ पढ़ रहे हैं, और ये चला कहां से, आज हम इस लेक्चर में अभी आगे चलेंगे। अच्छा जी, किताब पर वापस आए, आई कैप की किताब पर वापस आए, तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10, 9 चैप्टर इस एक लॉ से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता क्या है कि अगर दो लोग आपस में कोई मुआहदा कर रहे हैं तो इसमें कानून क्या कहता है। मसलन मैंने एक मोबाइल सेल करना था, आपने परचेज करना था, अब ये कानून क्या है। आपने गाड़ी खरीदनी थी, मैंने बेचनी थी, या आपने कॉलेज में एडमिशन लेना था। ये सारे जो हम काम कर रहे हैं जिंदगी में, ये आम तौर पर किस लॉ के अंडर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि हम दो लोगों के दरमियान क्या हो रहा है, किसी ना किसी शक्ल में मुआहदा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा जनाब, तीसरा एरिया दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 19। अब आपको समझ आ गया कि ये 1932 क्या है और पार्टनरशिप एक्ट क्या है। ये इस कानून का नाम है और ये इस कानून का ईयर है। अगर कोई लोग आपस में मिलकर काम करें, कहीं I2B में थोड़ा सा पार्टनरशिप का नाम सुनकर आए हम, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़कर आए हैं हम, ठीक है ना। अब उसके कवानीन क्या हैं कि अगर लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप के अंडर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके जो आपस के म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो क्या हैं, वो कैसे सेटल होंगी, वो बातें यहां पढ़ रहे होंगे हम। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 ठीक होगी ना। चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। अच्छा जनाब, एरिया 4, बिजनेस लॉ 4, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर नंबर 14, 15। अच्छा, मैं अभी इसको आसान करके बताने लगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो कवानीन जो हमारे बैंकिंग वगैरह, मनी के लेन देन से रिलेटेड है। किसी ने पैसे लेने हैं, किसी ने पैसे देने हैं, इसमें और भी बातें आती हैं, लेकिन अभी समझने के लिए एक वन लाइनर ये बैंकिंग के निज़ाम को हमें समझाएगा। ये चेक क्या होता है, पे ऑर्डर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इस तरह की सारी बातें हम यहां पढ़ रहे होंगे इन दो चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। इसके बाद आ गया जनाब लास्ट एरिया, जिसको हम कहते हैं कोई मॉडर्न लॉज, जो नए दौर के लॉज हैं। मसलन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का आप अक्सर जिक्र सुनते हैं, या डाटा प्रोटेक्शन, इस तरह के कुछ नए कवानीन जो हैं वो चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 में हमारे पास आ रहे होंगे। इस तरह ये बुनियादी तौर पर इन 5 एरिया के अंदर हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ओवरऑल हमारा सिलेबस की एक समरी है। अच्छा जनाब, पेपर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, चलना कैसे है, तो पेपर पैटर्न जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1 MCQs, PRC में भी आप MCQs से वाकिफ हैं। नंबर 2 केस स्टडी, नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब बेसिकली तो ये दोनों एक ही बातें हैं, सिर्फ फर्क है अगर सवाल में स्ट्रेट कोई बात पूछी जाए
कि ये कानून इस बारे में क्या कहता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पार्टनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट, तो यहां आएगा। और अगर एक आए कि एक सिनेरियो क्रिएट कर ले, हम कहें यार ये दो पार्टनर थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, एक का नाम असलम था, एक का नाम अकरम था, बताइए इस हालत में अकरम के पास क्या राइट्स हैं, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। अमूमन बिजनेस लॉ में अगर बच्चे कहीं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हों, कहीं लगे कि यार मुश्किल है पेपर, तो वो इस केस स्टडी की वजह से लगा करता है, क्योंकि केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको सिनेरियो के ऊपर जो इल्म आपने हासिल किया है वो अप्लाई करना पड़ रहा होता है। अच्छा, आम तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं ये आसान बात है अगर आप लॉ समझ गए हैं तो, क्योंकि यहां तो केस पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया ना, तो क्लू खुद ही मिल जाएगा जो बच्चा पढ़ के गया कि अच्छा अच्छा ये वो वाली बात हो रही है। तो असल में सिनेरियो खुद ही हमें आंसर की तरफ ड्रैग करके लेके चला जाएगा, और ये प्योर समझने के बाद रट्टा लगाने वाला एरिया, यानी समझ लिया हमने, उसके बाद क्रेमिंग है कि याद करेंगे तो लिखेंगे, नहीं याद करेंगे तो नहीं लिख सकेंगे। मसलन आप एफएससी वगैरह के अंदर पढ़ कर आए कायदे आजम के 14 नुकात, उन्हें जितना मर्जी समझ लें, अल्टीमेटली याद ही करना पड़ेगा ना, कि वो 14 पॉइंट क्रैम करेंगे तो याद हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो समझने से खाली मसला हल नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, इसकी वेटेज क्या है, तो पता चला 15% एमसीक्यूज आएंगे, 100 में से 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और 35% थ्योरेटिकल पेपर होगा और 50% केस स्टडी होगा। इसका मतलब है मेजर पोर्शन केस स्टडी ड्रैग करेंगे। ठीक हो गई बात जी। अगर हम इसका और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लें, अभी हमने देखा कि हमने लॉ में कितने एरियाज पढ़ने हैं, 5। एरिया नंबर 1 लीगल सिस्टम, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के लॉ, ये 5 एरियाज पढ़ना है। अगर हम इसको एरिया वाइज देखें तो क्या वेटेज है, तो हमें पता चलेगा जो पहले चैप्टर का वेटेज है ना, दैट इज 5%, जिसमें से कोई 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा और 1 एमसीक्यूज आ जाएगा, तो 5 नंबर का वेटेज हमें चैप्टर नंबर 1 में से नजर आएगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आए तो ये तकरीबन 50% रफली, 40 + 8 ऑलमोस्ट 50%, हाफ ऑफ द सिलेबस। पार्टनरशिप में चलें तो तकरीबन 18%, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चलें तो 12, 13, 15%, आई कैप थोड़ी थोड़ी वेरिएशन जाहिर करता रहता है, और ये भी कोई तकरीबन इतने %। इसका मतलब है सबसे अहम एरिया क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको पता है पहले अहम पढ़ना चाहिए कि गैर अहम पढ़ना चाहिए, अहम पढ़ना चाहिए, ताकि उसके टेस्ट ज़्यादा हो जाए, आपको टाइम ज़्यादा मिले, आप बार बार रिवीजन हो सके। आपको पता है राइज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो हमारा वीकली टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। हाँ, इस मरतबा ये होगा कि हमने सोचा कि चलो यार ये रमज़ानुल मुबारक के जो थोड़े से दिन है, टेस्ट रमज़ान के बाद शुरू कर लेंगे, ताकि बच्चे क्लासेस लेकर अपने हॉस्टल में चले जाएं, घर में चले जाएं, टेस्ट के लिए फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा होता है। तो कुछ बात समझ आई है? अच्छा जनाब, चैलेंजेस क्या हैं कैफ 4 के अंदर, यानी हमें किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो बच्चे पहला एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं ना अपने दिमाग में, वो कहते हैं यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉ शॉ पढ़ने का, मैंने अगर इतना ही मुझे लॉ पढ़ने का शौक होता तो मैं एलएलबी कर रहा होता, मैं तो सीए करने के लिए निकला था, शौक तो सीए का भी कोई नहीं था, ठीक है ना। तो वो तो मैं इसलिए आ गया कि मुझे पता चला कि ये एक अच्छा कोर्स है और इसमें बंदा सीए कर ले तो 4 पैसे कमाना शुरू कर देता है, तो इसलिए आ गया हूँ। और रही सही बात, वो कहता है लॉ तो यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मैं वकील बनना चाहता हूँ, ना मेरा लॉ में कोई इंटरेस्ट है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है लॉ में, मेरा दिल नहीं लगना पढ़ने में। पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज, लॉ की एक अपनी लैंग्वेज है। तो जैसे एक हमें लेके बैठी हुई इंग्लिश लैंग्वेज, लॉ भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन लॉ की अंदर लॉ की एक अपनी सेंस है, एक अपनी तरीके से ये लैंग्वेज चलती है। तो कहीं कहीं हमें वो लैंग्वेज हल्का सा तंग कर रही होती है।
अच्छा जी, तीसरी बात वो कहता है ये तो सीधा रट्टे वाली बात होगी ना, फिर याद करना पड़ेगा, याद करूंगा तो आगे चलेगा। ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं जो बच्चे के जहन में आते हैं कि ओहो यार ये मसला पड़ गया। हम वन बाय वन देखते हैं कि यार इनका हल क्या है, हम कैसे चल रहे होंगे। भाई इधर बैन किया हुआ आपने कि बच्चे खुद ही नहीं बैठ रहे? अच्छा, खुद ही नहीं बैठ रहे, तो अब आगे बेटा आप लोग आगे आ जाओ ताकि पीछे आने वाले बच्चे पीछे बैठ जाएंगे ना। अच्छा जनाब, लीगल इंटरेस्ट, लीगल इंटरेस्ट के बारे में मैं छोटी सी बात कहूंगा बस, सिर्फ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैं अपनी किसी उस पे नहीं, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके कह रहा हूं कि लॉ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप कहेंगे कि यार लॉ पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग काम है, या यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब मेरी हॉबी है लॉ पढ़ना। मैं जैसे लोगों की हॉबी होती है ना पोइट्री पढ़ना, इंसान जिन लोगों को, आजकल के बच्चों को तो पोइट्री का इतना शौक नहीं रह गया, तो लेकिन अंसारी साहब ने आपको वो इंट्रो में काफ़ी शेर सुनाए होंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपका भी क्रिएट हो गया होगा इंटरेस्ट, तो लॉ का में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वाई? नंबर वन, हम सारी टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग करेंगे। वी विल क्रिएट अ स्टोरी, और हम उस स्टोरी के ज़रिए से सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। फिर हम इसे इस कमरे में नहीं पढ़ रहे होंगे, बल्कि इसे जो कमरे से बाहर हमारी ज़िंदगी है ना, वहाँ अप्लाई कर रहे होंगे कि देखा बेटा आपने ये काम किया था ना, तो ये एक लीगल इशू क्रिएट हो गया था, अब देखते हैं लॉ में हमें इससे क्या पता चल रहा है, फलां क्या हो गया, फलां क्या हो गया। तो जब ये आपकी ज़िंदगी के साथ अटैच हो जाएगा तो ऑब्वियसली खुद ब खुद ही आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करके पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ये अगले 1 से 2 लेक्चर में आपको इन सारी बातों का अंदाज़ा हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। रहेगी बात लीगल लैंग्वेज की, अगर हम अपने सब्जेक्ट तक वो करें ना, फिक्स करें बात, तो 10 से 15 अल्फाज हैं जो नए हैं। BWCS में विकेबलरी में कितने अल्फाज याद करके आए आप लोग? 300-400 अल्फाज, ठीक है ना। तो कुछ नहीं याद करके, अभी रिजल्ट आना है कि रहता है हो गया फिर खैर है, फिर जैसे अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं याद करके, जैसे वहां याद किए बगैर गुजारा चल गया था, यहां भी चल जाएगा, अब सुकून है। अच्छा जी, तो देयर आर ओनली 10 to 15 वर्ड्स एक्चुअली लॉ, क्योंकि बहुत अभी हम आज ही के लेक्चर में वहां तक पहुंचेंगे। अगर हम कभी ऐसे देखें ना कि यार हिस्ट्री के सबसे पुराने सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो लॉ उनमें से एक सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये बहुत पुराने, हिस्टोरिकली पुराना सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस के अल्फाज शामिल हैं जो आज वो लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो वो 10 से 12 अल्फाज होंगे जिसे इंशाल्लाह, बल्कि आपको मेरे सोशल मीडिया पे एक वो भी नज़र आएगी एक छोटी सी 5-10 मिनट का क्लिप नज़र आएगा जिसमें मैं यही 10-12 अल्फाज जो हैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में। रिटेंशन, हम लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे माइंड साइंसेस की। मैं अक्सर क्लास में ये बात अनाउंस कर दिया करता हूँ कि यार मेरे सब्जेक्ट को याद करना आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, मैं प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ आपको, और मैं आपको पहली क्लास में कह रहा हूँ कि आपके ज़िम्मे याद करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपके ज़िम्मे क्लास में खामोश रहना है, क्लास को अटेंड करना है, तैयारी मैं खुद करवा लूंगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, हम आते हैं, अभी हमने कहा कि यार लॉ जो है वो हिस्ट्री का पुराना सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है यार कभी हम हिस्ट्री को पढ़ने लगे तो कैसे पढ़ते हैं। कभी आपने QM के अंदर टाइमलाइन ड्रॉ की थी, ठीक है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे QM शुरू होने लगा, फाइनेंस शुरू होने लगा। टाइमलाइन के ऊपर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कहीं हम ना ज़ीरो कर दें, ठीक है ना। जब हमें हिस्ट्री पढ़नी है ना, तो हमें हिस्ट्री में कहीं एक ज़ीरो पॉइंट चाहिए। ज़ीरो पॉइंट ये भी हो सकता था अगर हमें साइंटिफिकली बिल्कुल 100% कोई डेट मालूम हो कि इस तारीख से कायनात शुरू हुई, तो हम उसको ज़ीरो रख लेते, वहाँ से बातें शुरू कर देते। ऐसा तो अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, सारे हिस्टोरियन ने किसी एक डेट को ज़ीरो बनाना था, तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को ज़ीरो बना दिया, ठीक है ना।
यहां से आगाज हुआ किसका? अब अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1 साल पहले की बात करनी हो तो हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कबल अज मसीह, ठीक है ना। और अगर 1 साल बाद, 1 साल बाद, वही जिसको हम क्या इशारतन कहते हैं बीसी एंड एडी, यहां से आगाज हुआ। कि मसलन अगर हमने यहां से 50 साल पहले जाना हो तो हम क्या कहेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50 साल पहले। और अगर इधर 50 साल आना हो तो क्या कहेंगे, 50 साल बाद। ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ऐसे चलना शुरू हो गया। लेकिन हम जो मुसलमान हैं ना, हमारा एक खासा राब तो मुश्किल में हम हैं इधर आजकल, हम दूसरी कौमों की तकलीद नहीं करते थे और मुशाबत इख्तियार नहीं करते थे। हमारे जीन्स के अंदर, हमारे मज़हब का मिजाज ये है कि हम किसी और रिलीजन की मुशाबत इख्तियार ना करें। तो मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों को ये हुआ कि यार हम फिर ये जो पढ़ रहे हैं ये तो फिर हम लोगों की बात ही मान रहे हैं। तो मुसलमानों ने फैसला किया कि नहीं नहीं यार, हम अपना कोई कैलेंडर बनाते हैं। अब बड़ा आसान था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ, तो हम क्या करते, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ रख लेते। लेकिन ये तो फिर मुशाबियत ही हो जाती, उन्होंने अपने नबी की रखी थी, हमने अपने नबी की रख लिया। वैसे बीइंग अ मुस्लिम हम तो कहते हैं ना कि सारे नबियों पर ईमान लाना जरूरी है, सारे नबी हमारे ही नबी हैं। तो लेकिन ये फिर भी रिजेम्बलेंस ही कहलाती। ये मैं आपको समझा रहा हूं मिजाज हमारा क्या है, हम रिजेम्बलेंस नहीं क्रिएट करते। तो मुसलमानों ने फैसला किया कि अच्छा और कोई वाकया देखते हैं, कोई अहम वाकया क्या है। तो उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी वो एक अहम वाकया था। तो मुसलमानों ने क्या किया, हिजरत हुई थी 622 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ के 622 साल बाद हुई थी। तो हमने 622वें साल को फिर दोबारा जीरो ज्यूम कर लिया। अब यहां से मुसलमानों का कैलेंडर शुरू हो गया। अब अगर हमें मुसलमानों के एतबार से बात करनी हो तो हम कहते हैं हिजरत से 1000 साल पहले या हिजरत के 1000 साल बाद। ये मुसलमानों ने अपना कैलेंडर बना लिया। तो असल में हिस्ट्री हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं आमतौर पे, या हिजरी कैलेंडर से पढ़ रहे होते हैं या ईसवी कैलेंडर से पढ़ रहे होते हैं। तो आमतौर पर दुनिया में ईसवी कैलेंडर आई जाए। अच्छा जनाब, ये तो खैर एक ऐसे ही समझाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ हिस्टोरिकल बातें करनी है तो फिर आपको बात ही समझना आती। चलें, किसी भी चीज को पढ़ने का एक दिलचस्प अंदाज ये भी होता है कि हम ये सोचें कि यार इस सब्जेक्ट का आगाज कहां से हुआ था, ओरिजिन कहां से हुआ था। तो जरा हम जिंदगी के ना कुछ वाकयात के बारे में सोचते हैं कि कभी इंसान ने राइटिंग सीखी होगी, तो कभी हमने गूगल किया कि यार राइटिंग का आगाज कब हुआ। ऐसे तो पढ़ते ही नहीं ना आप लोग, ठीक है ना। तो जरा सोचें, राइटिंग का आगाज हुआ होगा किसी वक्त, इसी तरह एस्ट्रोनॉमी का आगाज हुआ होगा, इसी तरह लॉ का आगाज हुआ होगा, इसी तरह सिविलाइजेशन का आगाज हुआ होगा। तो कहीं हम हिस्ट्री में ये ढूंढें कि यार इन बातों का आगाज कब हुआ था, कब इंसान ने लिखना सीख लिया था, ठीक है ना। तो अब हमें कोई पुरानी सिविलाइजेशन हमारे जहन में आएंगी। मतलब आप जरा सोचें कब हुआ होगा, कहां से हुआ होगा। तो जो पुरानी सिविलाइजेशन हमारे जहनों के अंदर है ना, मसलन उनमें से एक इजिप्ट हमारे जहन में आएगा। लेकिन पता चलेगा नहीं नहीं, ये चारों काम इजिप्ट से इनका आगाज नहीं हुआ। इसी तरह पुरानी और देखें तो ग्रीस, और पुरानी कोई देखें तो रोम। तो पता चला कि यार ये जो 3 नॉन वेल नोन पुरानी सिविलाइजेशन है, यहां से आगाज नहीं हुआ इन सारी बातों का, बल्कि एक इलाका है जिसको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया, जो कि आजकल के हिसाब से देखें तो इराक और सीरिया के इलाकों पर मुश्तमिल ये एरिया है। ये सारे सब्जेक्ट का आगाज यहां से हुआ है, सीरिया के इलाकों से हुआ, जिसे उस वक्त क्या बोलते थे, मेसोपोटामिया। लॉ का आगाज भी यहीं से हुआ। और अब हिस्ट्री में हम हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं।
तो अब पीछे गए, हिस्ट्री खंगालनी शुरू की, तो पता चला 2000 BC यानी कबलस मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले। और हम आज कहां खड़े हैं? 2024, पैदाइश के बाद 2024, 2000 पिछले ऐड कर लें। इसका मतलब है आज से 4024 साल पुरानी बात हो रही है। आज से 4000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं कि जहां हमें हिस्ट्री में बाकायदा लॉ के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं कि यहां से लॉ का आगाज हुआ है। हो सकता है लॉ का आगाज इससे भी पहले हुआ हो, लेकिन जो जहां तक हम पहुंच पाए हैं, जो अब तक ओल्डेस्ट हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं लॉ के, वो यहां मिलते हैं। तो वही मेसोपोटामिया में एक बादशाह थे, ऊर-नामू उनका नाम था, ऊर-नामू। इन्होंने पहली दफा एक लॉ तख्लीक किया और इसको कहते हैं इफ एंड देन स्टेटमेंट, कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, अगर आप सिग्नल काटेंगे, क्रॉस करेंगे तो फिर ये होगा, ठीक है ना, अगर आप कत्ल करेंगे तो फिर ये होगा, इफ एंड देन स्टेटमेंट। यहां से हमें आगाज होता नजर आता है। फिर इनके बाद एक और बादशाह आए, किंग हम्मुरबी। इन्होंने आके तो बाकायदा लॉ को लिखने की शक्ल में प्रोवाइड कर दिया, और इनका एक लिखा हुआ लॉ हिस्ट्री में हमें एक ऐसे बहुत बड़े पत्थर के ऊपर ये लॉ लिखा हुआ मौजूद है आज भी। और ये कैसे लिखा हुआ था? ये जाहिर है उस वक्त की कोई लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर हिस्टोरियन ने इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, तो पता चला कि ये जो लॉ है इस पत्थर के ऊपर उन्होंने इस सारे के ऊपर लिख रखे, और यहाँ उस वक्त के बादशाह का वो तस्वीर भी बनी हुई, और इसके ऊपर 282 कवानीन लिखे हुए हैं, 282 रूल्स लिखे हुए, 282 रूल्स लिखे हुए। और अगर आप ये इन रूल्स को आज पढ़ें, ये कब की बात हो रही? 4000 साल पुरानी। तो ये इतने जबरदस्त कवानीन थे कि आज भी हम तकरीबन वही बातें पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये इतने मॉडर्न लॉज थे कि इस पत्थर के ऊपर ये बात भी लिखी हुई है कि लेबर का मिनिमम वेज रेट क्या होगा, अगर हस्बैंड एंड वाइफ की सेपरेशन हो जाएगी तो जहेज का क्या बनेगा, ये कैसे वापिस होगा, अगर कोई बिल्डर एक घर बनाएगा, उस वक्त जैसे भी बनते होंगे, अगर वो घर गिर गया और उसमें गिरने में ड्यू टू बैड कंस्ट्रक्शन और किसी की डेथ हो गई तो फिर क्या सजा मिलेगी। यही कवानीन आज भी हम बना के बैठे हुए, जिसे हम कहते हैं यार ये बड़ा मॉडर्न बात है जी, मिनिमम वेज रेट तो फुला, तो ये 4000 साल पुरानी बात है। मैं यहां एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं कि जो लॉ है ना, वो एक इंसानियत की कलेक्टिव विजडम का नाम है। यानी जब से इंसानियत चली है ना, इंसान कुछ सीख रहा है, वो लॉ की शक्ल में अपग्रेड होता जाता। इसीलिए अभी जब मैंने आपसे कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे क्या लिखा होता, 1872, तो बाद दफा ना जो लोग समझते नहीं, वो कहते लो जनाब तरक्की हमने कटा करनी है, 1872 का तो हम कानून पढ़ रहे हैं। समझ आइए ना? नहीं, ये फिक्रा ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे डालने के लिए अच्छी पोस्ट है, लेकिन ये हकीकत के करीब नहीं है। क्यों? क्योंकि कवानीन तो बनते ही ऐसे हैं। जो कानून जितना पुराना होता है, इसका मतलब है उतनी ज्यादा विजडम उसमें आ गई, विजडम आ गई। तो कवानीन को आमतौर पर ऐसे नहीं बनाते कि पिछले सारे कवानीन को उठा के एक तरफ किया फिर दोबारा सोचते हैं, नहीं, इस कानून में जो मसला आ रहा है उसको रिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको रिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको रिफाइन। तो आज भी हम लॉ को रिफाइन करते करते उसका एक बड़ा क्रेडिट हमें किसे देना पड़ेगा? हम्मुरबीज़ कोड ऑफ लॉ को ही देना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे पास आज तक की हिस्ट्री में सबसे पुराना जो सोर्स ऑफ लॉ है, वो हमारे पास यही है। स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम, दिस वाज द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम। स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या है? कोई कानून तहरीरी तौर पे मौजूद है, जब कोई क्राइम होगा तो उसमें देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। एक इससे पुराना जहन में लाएं बात को,
बादशाह सलामत बैठे हैं, उसके दिमाग में जो बात आ रही है वो फैसला कर देते। तो कानून नहीं है, दैट इज नॉट ए स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम, बल्कि बादशाह सलामत के दिमाग में उस वक्त जो बात आई वैसा फैसला कर देंगे। नहीं, अब दुनिया कहां मूव कर गई है? स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम। और इसका सारा क्रेडिट कहां जाएगा? हम्मुरब्बीज लॉज के ऊपर जाएगा। 282 कवानीन जी ट्रांसलेट कर लेते हैं। हिस्ट्री में हम जो लैंग्वेजेस हो गई हैं ना, डेड भी हो गई हैं, उसके कुछ फुटप्रिंट्स हमें मिलते हैं, उसकी मदद से फिर उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। या ऐसे कहिए कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे मौजूद होते हैं जो उन लैंग्वेजेस को वो पढ़ रहे होते हैं, वो दुनिया से खत्म हो गई हैं, लेकिन वो कुछ खास लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके पास ये इल्म चला जाता है, वो इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। अच्छा जी, आप में से किसी को शौक पैदा हुआ है कि यार ये 282 कवानीन 4000 साल पहले पढ़ूं, जरा क्या थे? जरा हाथ खड़ा करके बताएं कौन कहता है कि मैंने पढ़ना है। मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। ये तो 90% बच्चे हैं। हमने आगाज कहां से किया था कि लीगल इंटरेस्ट नहीं है। आप में से 90% बच्चे वो लॉ पढ़ने का लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा वक्त के साथ साथ, ठीक है ना, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा जी। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ, और क्योंकि हमने आगाज करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो हम जरा एक हल्का सा अपने रीजन का भी एक हिस्टोरिकल विजिट कर लें। किससे रिलेटेड? हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे चल रहा है? दो हिस्सों में हम अपने रीजन को बांट लेते हैं। एक तो रोमन पीरियड था, वही जो जिसका भी हम हम्मुरब्बीज और इनका जिक्र करके आए, फिर थोड़ा आगे आए तो अपने रीजन में आ जाएं। तो एक रीजन हमारे यहां चल रहा था बिफोर ब्रिटिश रजीम, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, यही तो सारा पढ़कर आए आप साहब, ठीक है ना। उन्होंने आके कब्जा कर लिया, फलां हो गया, ये हो गया, ये वाली तारीख हम पढ़कर आए। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहां क्या हो रहा था? मुसलमान आबाद थे, और जो दूसरा बड़ा मजहब यहां आबाद था वो हिंदू आबाद थे। मुसलमानों के पास अपना इस्लामिक लॉ मौजूद था, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हिंदुओं के पास उनका अपना अपने मजहब के मुताबिक हिंदू लॉ था। मुसलमान अपने लॉ के तहत चलते थे और हिंदू अपने लॉ के तहत चलते थे। इसे मोहम्मदन लॉ भी बोलते थे, मुसलमानों वाले लॉ को। ऐसे हम चल रहे थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ब्रिटिश रजीम आ गया हमारे यहाँ। उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने आकर एक एक्ट यहां नाफिज कर दिया, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुसलमानों का मुसलमानों वाला लॉ खत्म हो गया, हिंदुओं का हिंदुओं वाला लॉ खत्म हो गया, एक सिंगल लॉ आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां पहुंच गया। फिर जंग आज़ादी शुरू हो गई, तहरीक आज़ादी शुरू हो गई, हमें आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस हो गई, हम अलग हो गए, इंडिया अलग हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है, या अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद हमने भी और इंडिया ने भी इसी कानून को अपना लिया। आज भी हम जो कानून पढ़ने लगे हैं, कौन सा पढ़ने लगे हैं? पाकिस्तान अडॉप्टेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। होना तो ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद हम वापस अपने मुस्लिम लॉ पे चले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि हम कहाँ खड़े हैं? वही। हाँ, थोड़ी कोई 19-20 माइनर चेंजेस हमने कर ली होंगी अपने अपने मुताबिक। मसलन लॉ के अंदर आमतौर पे लिखा होता है कि लॉ कहाँ अप्लाई होगा, तो पाकिस्तान की पूरी टेरिटरीज का उसमें नाम लिख दिया जाता है। तो जाहिर है जब ने अडॉप्ट किया वहाँ लिखा होगा कि पाकिस्तान में होगा, फिर प्रोविंसेस का नाम लिख दिया होगा, फिर कोई एक डेट ऑफ एप्लीकेशन लिख दी होगी, फिर कहीं करेंसी का जिक्र आएगा तो हम पाकिस्तानी करेंसी का जिक्र कर देंगे, कहीं गवर्नमेंट का जिक्र आएगा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जिक्र कर देंगे। ये हमने तड़का लगा लिया। लॉ वही है, इसीलिए लॉ का नाम क्या लिखा हुआ है अभी भी हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
अच्छा, इसका एक फायदा भी है, मोटा मोटा लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम है पाकिस्तान में, इंडिया में, इंग्लैंड में। तो बाद दफ़ा आपको यूट्यूब खोलें, कुछ कहीं और देखें, तो आपको सम टाइम किसी इंडियन टीचर की कोई बात नज़र आ जाएगी, कोई लेक्चर नज़र आ जाएगा। तो इफ़ इट रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कोई बात नहीं, आप सुन भी लेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वहाँ भी यही कानून चल रहा है, यहाँ भी यही कानून चल रहा है। इसी तरह इंग्लैंड के किसी टीचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई लेक्चर आपको नज़र आ गए तो आप सुन लेंगे तो कोई नुकसान, क्योंकि वहाँ भी यही कानून चल रहा है, यहाँ भी यही कानून चल रहा है, 19-20 फ़र्क के साथ। तो ये तो सारा हमने एक हिस्टोरिकली चीज़ों को थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लिया। अब हमने यहाँ से आगाज़ करना है बाकायदा तौर पर अपने चैप्टर नंबर 2 का। तो हमें थोड़ी सी बातें समझ आ गई हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस को लेकर चलना कैसे है, हमने बातें पढ़नी कैसे हैं। अब एक दो बातें और ऐड कर लें, फिर बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कल से आकर आगाज़ करें बाकायदा पढ़ने का। नंबर 1, आपको ये सारी स्लाइड, आप में से बहुत सारे बच्चे तो पहले ही मेरे पास पढ़ते हुए आए हैं, तो ये सारी स्लाइड्स आपको सॉफ्ट शक्ल में मिल जाएंगी। तो आपको क्लास में नोट करने के लिए तो कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा सिलेबस इन्हीं स्लाइड से एज इट इज़ याद करना चाहें तो ये कंप्लीट किताब है, एक कंप्लीट चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप स्लाइड से ही बराह रास्त याद कर लें तो भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बच्चा आमतौर पर किसी बुक के साथ अटैच हुआ होता है, तो ये किताब आपको ऊपर फोटोकॉपी शॉप से मिल जाएगी, मेरी किताब मिल जाएगी आपको, दैट इज़ अराउंड 200 पेजेस, ठीक है, जिसके अंदर सारा कुछ अवेलेबल है। तो बाद दफ़ा बच्चे बार बार इनका प्रिंट लेंगे बार बार आप, तो शायद कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी, और अगर आप सॉफ्ट में पढ़ने के आदी हो गए हैं तो फिर तो कोई अर्ज नहीं, फिर तो डायरेक्ट स्लाइड से याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज ऊपर से ये किताब परचेज कर लें, याद करने का काम हम यहाँ से करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पास पेपर में आपको अलग से किट प्रोवाइड करता हूँ, 2 इसके अलावा प्रैक्टिस किट्स इसके अलावा 2 मिलेंगी आपको। एक पास पेपर मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे सॉफ्ट में, उन्हें हार्ड में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक थोड़ा सा अब आप यहाँ पहुँचे हैं तो अब आपको मेरी पर्सनैलिटी से या मेरे टीचिंग के अंदाज से थोड़ा सा अब आप शनासा होंगे। पीआरसी लेवल पे तो हम सिर्फ इसलिए एंटर होते हैं कि यार बच्चे की बेस सही बना दें थोड़ी सी, तो पढ़ना कैसे है, चलना कैसे है, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ पे होगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने हर चैप्टर के लिए कुछ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस बना रखे हैं जिसे हम वर्कबुक बोलते हैं। तो हम वर्कबुक के ज़रिए से प्रैक्टिस करेंगे जिसमें लॉ की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाया करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों चीज़ें भी आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई बच्चा हार्ड ही करवाना चाहेगा तो ऊपर से प्रिंट ले लेगा, कोई हरज नहीं है। लेकिन ये स्लाइड की शक्ल में नहीं है, किताब की शक्ल में है, तो थोड़े से पैसों में हो जाएगा। स्लाइड में तो क्योंकि बड़ा फॉन्ट लगा होता है और आप एक चैप्टर की स्लाइड का प्रिंट लेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो किताब की शक्ल में ही होंगे, थोड़े थोड़े से पेजेस होंगे, कोई 150 पेजेस का एक होगा और कोई इसी तरह 150 पेजेस का दूसरा होगा। तो इसका मतलब है 2 चीज़ों को हम लिंक करके पढ़ रहे होंगे, किताब या उसे स्लाइड कह लें प्लस वर्कबुक, यहां से हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई कैप की बुक असल में, अच्छा एक बात और भी सोच लें, जो लॉ है ना, आप में से टेक्स्ट कितने बच्चों ने रखा हुआ है इस अटेम्प्ट में? ओके, लॉ के कुछ एस्पेक्ट समझने की जो सही जगह है ना वो टैक्स है, यानी टैक्सेशन का जो लॉ है ये ज्यादा रिफाइंड लॉ है और हमें ज्यादा इसमें एक्सेल करना होता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ना। तो वहां आप शायद ये बात बारीकी से पढ़ रहे होंगे कि यार लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता, यानी लॉ किसको कहते हैं? लॉ जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम लॉ बोलते हैं। इस सेंटेंस के अंदर जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, जो कॉमा लगा हुआ है, ये भी लॉ है। अगर कहीं लेजिस्लेटर ने जब लॉ बनाया और गलती से कहीं कॉमा लग गया जो कि नहीं लगना चाहिए था, बाद में हमें समझ आया इंग्लिश पढ़ के यार ये क्या हो गया, तो इस कॉमे को क्या करें? मिटा दें? नहीं, लॉ में अमेंडमेंट करें।
बिल पेश करें दोबारा असेंबली में कि एक कॉमे के लिए, एक फुल स्टॉप के लिए, कि जनाब ये फुल स्टॉप गलत लग गया, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। फिर दोबारा पूरा उसी तरह ही पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। पहले नेशनल असेंबली अप्रूव करेगी, फिर सेनेट अप्रूव करेगी, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करेगा, तो तब ये फुल स्टॉप रिमूव होगा। इसलिए इस वहम से बाहर आ जाए कि इस किताब में जाहिद कवि ने कुछ लिखा हुआ। मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ। लॉ में आप आईकैप की किताब पढ़ें, ओरिजिनल लॉ पढ़ें, मेरी किताब पढ़ें, सब कुछ एक ही लिखा हुआ होगा, क्योंकि चेंज तो कोई कर ही नहीं सकते। ये तो बच्चों को कहने के लिए, यार ये मेरी किताब है, भाई मैं तो लॉ नहीं बना सकता ना, लॉ तो जो बना हुआ है उसी को लिखना है। हाँ, हम अपनी टीचिंग स्किल उसमें डाल सकते हैं, वो यहां डली हुई नजर आएंगी आप। इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ना। आईकैप की किताब फुला, ये कुछ चूरन हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है ना, कि वो जी ये हो गया होगा। ओ यार, कोई बंदा फुल स्टॉप नहीं रिमूव कर सकता, तो मैंने एक लिखना क्या है? एक्चुअली हम पढ़ने क्या आए हैं? प्रोसीजरल लॉ है। इसको क्या बोलते हैं? एक लॉ ने प्रोसीजर लिखा हुआ है कि भाई ये काम ऐसे होना है, तो बस वैसे ही होना, और क्या करना, मैंने क्या करना, मैं वो प्रोसीजर समझाने आया हूं आपको। मैं वो प्रोसीजर इन्वेंट नहीं कर सकता। आप में से कोई बच्चा कॉस्ट भी पढ़ रहा है? वेल डन, शाबाश। चलो मैं एग्जांपल को और कंप्रीहेंसिव करता हूं। जरा देखें, आप ना अभी पढ़ रहे हैं कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, मैं ऐसे 4 लिख रहा हूं। कैफ 1 प्रोसीजरल, अंसारी साहब ने आपको आईएएस में जो लॉ लिखा हुआ है उसका प्रोसीजर समझाना है। उन्होंने अपने से कुछ नहीं बता सकते। वो मसलन अगर कहीं लिखा हुआ है, मैं आपकी इंट्रो में भी ये बात थी तो मैं वहां से एक उठा लेता हूं, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट आर, तो बस यही पढ़ाना है खड़े हो। अब ये अंसारी साहब पढ़ाएं, मैं पढ़ाऊं, अदनान रशीद साहब पढ़ाएं, यही रहना है इसमें, ठीक है ना। या आपने उधर पढ़ा होगा लाइफो, फाइफो, वेटेड एवरेज, इस तरह के एफ को, ठीक है ना। ये प्रोसीजर पढ़ाना है हमने खड़े होके। टैक्स प्रोसीजरल लॉ, टीचर ने कुछ नहीं करना, जो प्रोसीजर लिखा है वो समझाना है। बी लॉ, टीचर ने कुछ नहीं करना, जो प्रोसीजर लिखा है। एक सब्जेक्ट है इनमें से जो प्रोसीजरल नहीं है, दैट इज कॉस्ट। आपको एक बात कहूं, पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछी होती है जिस दिन कॉस्ट का पेपर आता है। जरा सोचें क्यों? ये प्रोसीजरल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, आपका दिमाग खोलना। ये और तरह सोचे, ये और तरह सोचे, ये और मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये मैं भी पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, आजकल नहीं पढ़ाता लेकिन मैंने सारी जिंदगी यही पढ़ाया। अंसारी साहब भी पढ़ाते हैं, अदनान साहब भी पढ़ाते हैं। अगर हम एक ही सब्जेक्ट हम 3 लोग पढ़ाएं ना, तो इसमें फर्क होगा तीनों का, क्योंकि प्रोसीजरल नहीं है। किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना, एक चीज तक पहुंचना है। मसलन यहां से लिबर्टी मार्केट जाना है, आप और रास्ते से जा सकते हैं, मैं और से जा सकता हूं, अंसारी साहब और से जा सकते हैं, अदनान साहब और से जा सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता ही एक है, ठीक है, तो फिर ये प्रोसीजरल की एग्जांपल बन जाएगी, ठीक है ना। पूरे सीए में यहां कैफ लेवल पर 2 सब्जेक्ट आएंगे ऐसे जो प्रोसीजरल नहीं है, बाकी सारे 8 में से 6 सब्जेक्ट, जैसे यहां 3 है ना, अगली दफा फिर ऐसे ही है। इसकी जगह एमएफए आ जाएगा, इसकी जगह FAR2 आ जाएगा, कैफ 2 की जगह ऑडिट लिख देते हैं चलें, और इसकी जगह कैफ 7 आ जाएगा। ये भी प्रोसीजरल, ये भी प्रोसीजरल, ये भी। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट हैं जो दिमाग से चलते हैं, बाकियों में दिमाग हमने नहीं लड़ाना, दिमाग लेजिस्लेटर ने लड़ा दिया। हमने सिर्फ उसको समझाना है कि ये बात क्या कही है लेजिस्लेटर ने। लेजिस्लेटर ने बता दिया ये इनकम अगर ऐसे हुई ना तो इस पर इस तरह टैक्स कैलकुलेट करना है, बस खत्म बात। हमने खड़े होकर पढ़ाना है कि भाई ये बात ये कह रहा है, ऐसे कैलकुलेशन होनी है। ये नहीं कहना कि ये कैलकुलेशन ऐसे भी हो सकती है, नो। हाँ, ये जरूर से पढ़ाएंगे कि यार जो लेजिस्लेटर ये कह रहा था ना IAS 2 में कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये क्यों कह रहा था, ये फिर भी सिखा सकते हैं आपको
लेकिन ये नहीं कह सकते कि यार छोड़ो परे, लोअर ऑफ नहीं हायर ऑफ लगा देते, काम खराब हो जाएगा सारा। लेकिन यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, इसके कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, कोई लॉ अवेलेबल नहीं है। इन सबके स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, लॉज अवेलेबल हैं। इसीलिए हम इन सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल सब्जेक्ट हैं। हमने एज अ टीचर आके आपको प्रोसीजर समझाना है, आपने भी उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, अपनी कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी सोच उसमें लगानी नहीं है। तो इसलिए इस वाले चूरन में नहीं आना कि जी वो आई कैप की किताब, जाहिद साहब की किताब या नोट्स या फला, कुछ भी नहीं, सब जगह एक ही बात लिखी है। प्रोसीजर में तो चेंज ला ही नहीं सकते हम। लेकिन ये वाली बात आपको अमूमन टीचर बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर स्टूडेंट को शऊर आ जाए ना, सही वाला शऊर आ जाए, तो सारे टीचर की जिंदगी उतनी मुश्किल में पड़ जाएगी जितनी आजकल हुकूमत की जिंदगी मुश्किल में पड़ी है। जब से अवाम को सियासी शऊर आया, अवाम ने हुकूमत की नाक में दम कर रखा, कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ये तो तुम फॉर्म 45 तो फॉर्म 47। आज समझ आ रही है? इसलिए जैसे हुक्मरान ये चाहते हैं ना कि जो अवाम है ना उनको कुछ ना पता, वो बस अपना रोजी रोटी कमाए आराम से, हम जो करना चाहते, ऐसे ही असल में अक्सरियत टीचर भी यही चाहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा शऊर ना हो, ताकि जैसे हम आपको दिखाएं ज़िंदगी आप वैसे ही देखते रहें। लेकिन नहीं नहीं, असल इल्म यह है कि आपको शऊर आए, आपको पता चले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह से पढ़ेंगे कि आप अपनी आंखों से पढ़ रहे होंगे। ये नहीं कह रहे होंगे कि यार जो मैं कह रहा हूँ बस आंखें बंद करके मेरे पीछे आ जाए, वो मैं कोई पीर साहब हूँ मेरे पीछे आ जाए। आप इल्म हासिल करने आए हैं, लॉजिक से चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे और इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेंगे जी। तो कल से मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह ताला। हमारी क्लास सुबह 7 बजे है। आज जिस तरह ज़ौक़ और शौक़ से आप तशरीफ़ लाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है कि वो जो सहरी के बाद सोने का मज़ा है, ठीक है ना, तो वो तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। मैं भी, आज मेरी पहली क्लास है, इससे पहले मैं पिछले 12 रोज़ों में दिन में 11 बजे उठ रहा था, ठीक है ना। तो यकीनन आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं भी उठ रहा हूँ और आप भी उठ रहे होंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आके चलेंगे।